जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेस में। इस समय आप हिंदी के व्याकरण का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। अब तक आपने स्वरों का वर्गीकरण देखा और शब्दों व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। व्यंजन किस प्रकार से बनते हैं, किन किन व्यंजनों को क्या क्या नाम दिया जाता है, ये विस्तार से हम लोग इस पर पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं स्वर और व्यंजन के बाद नंबर आता है शब्द का। ठीक है, स्वर और व्यंजनों के योग से सार्थक जो पहले अक्षर बने, वर्ण बने, फिर वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह आप सभी जानते हैं, सब जो अक्षर हैं उनको ऐसे इकट्ठा लिख दिया जाए, कोई भी अक्षर है वर्णमाला के, और सोचा जाए कि इससे कोई शब्द बन जाएगा तो वो शब्द नहीं होता है ना। हमने का लिखा, खा लिखा, गा लिखा, घा लिखा, कुछ भी ऐसे लिख दिए, का, चा, टा, ता, पा, कुछ भी लिख दें और सोचे कि शब्द हो गया, तो ये शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है, जब इनको मिलाया जाए तो इनका बाकायदे सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जब कोई शब्द लिखा गया तो उसका कोई न कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकला तो उसका क्या मतलब रह जाता है। ठीक है, तो उसी के कहरा से अगर हम का अक्षर ले लें, माँ अक्षर ले लिया, ला अक्षर ले लिया, तो हम देख रहे हैं कि एक शब्द बना जिसे हम कहते हैं कमल, और कमल बना तो इसका बाकायदे एक अर्थ निकलता है। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम आप शब्द कहते हैं। ऐसे ही वर्णमाला में अलग अलग वर्ण लेकर के अथवा अलग अलग स्वरों को लेकर के अथवा स्वर और व्यंजन को लेकर के हम देखते हैं कि सार्थक शब्द बनते हैं। उन्हीं शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। वाक्यों से हम आप जानते हैं संपूर्ण अभिव्यक्ति हमारी आपकी होती है। तो आइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस शब्द से संबंधित मुख्य रूप से 5 वीडियो आपको प्राप्त होंगे। ये पहला है। इसके बाद 4 और वीडियो इससे संबंधित बनेंगे, वो परिचय बताएंगे। इसके बाद इसी में तत्सम, तद्भव, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी बहुत सारे शब्द आते हैं। तो क्रमशः हम लोग उन पर भी चर्चा करेंगे, वो अलग से करेंगे। ये किसी प्रकार की केवल टेट से संबंधित नहीं, किसी प्रकार की आप परीक्षा देने जा रहे हैं जहाँ हिंदी व्याकरण होगा, शब्दों से संबंधित व्याकरण पूछा जाएगा, तो वो सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बताया आपको मैंने कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण जो होता है, भेद होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, ये आपका पहला प्रश्न बनता है। सामने देखिए लिखा है पहले नंबर पर, शब्दों का वर्गीकरण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। ठीक है, हो सकता है आपको इससे अधिक कहीं भेद मिले, लेकिन मिलते नहीं हैं, अलग अलग लोग बताते हैं। मुख्य रूप से 4 जो वर्गीकरण है वो 4 ही हैं। इसमें आप भ्रमित नहीं होंगे। तो ये एक प्रश्न आपका ये बन जाएगा, और ये हमें आपको जानना भी है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका मतलब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और इनके जो भेद हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। हर जो भेद हैं ये अपने आप में एक एक प्रश्न हैं, आपके लिए बन रहे हैं। तो कम से कम 4-5 प्रश्न, 6 प्रश्न इस वीडियो में आपके बनेंगे। अगर तैयार रखते हो तो किसी भी कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उनका आप सही उत्तर दे ले जाओगे। और अगले वीडियो में इन चारों जो 4 प्रकार हैं, एक एक प्रकार पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण आपने जाना 4 प्रकार से होता है। पहला है रचना या बनावट के आधार पर। इसे व्युत्पत्ति के आधार पर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। चाहे रचना के आधार पर शब्दभेद पूछा जाए, चाहे बनावट के आधार पर शब्दभेद पूछा जाए, अथवा कहीं कहीं व्युत्पत्ति भी मिल जाता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी अगर पूछा जाए कि शब्द कितने प्रकार के हैं, ठीक है, तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। आप कह सकते हो इसका मतलब क्या है। तो पहले आप मतलब समझिए, भाव समझिए, क्यों आखिर ये वर्गीकरण किया गया है, तब हम लोग इधर बढ़ते हैं। रचना या बनावट का मतलब ये है कि कोई शब्द जो है बना कैसे है,
किसी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, क्या उस शब्द को जो वो शब्द मूल रूप से अपनी भाषा में प्रयोग किया गया है अथवा किन्हीं दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्दों के योग से जब वो शब्द बनता है तो उसका वही अर्थ रहता है, या दो शब्दों से मिलने के बाद कुछ नया अर्थ बन जाता है, उसका नया निर्माण होता है, नई बनावट हो जाती है। इस विषय पे जो चर्चा होती है वो ये रचना या बनावट कहलाती है। वो शब्द का रचना कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, अथवा वो बना कैसे है, अथवा उसकी व्युत्पत्ति कैसे है हुई है। तो ये जो तरीका बताया जाता है, इस पर जो चर्चा होती है वो वर्गीकरण कहलाता है रचना या बनावट के आधार पर। और जो अभी मैंने इसका भाव बताया आपको कि आखिर वो मूल शब्द है या किन्हीं दो शब्दों के योग से बना है, तो दो शब्दों के योग से बनता है तो उसका वही अर्थ रहता है, या दो शब्दों के मिलने के बाद कोई नया अर्थ प्रदान करता है। ये जो तीन मुख्य बातें बताई गई, इन्हीं तीन मुख्य बातों के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं। तो जब आप पढ़ोगे कि रचना शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है, तो ये एक प्रश्न हो गया। लेकिन पहला ही जैसे रचना या बनावट के आधार पर आप पढ़ते हो तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अथवा बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अथवा व्युत्पत्ति। ये व्युत्पत्ति को बहुत कम जगह मैंने पढ़ा था, एक जगह मिला था। मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखिएगा रचना या बनावट के आधार पर, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर अभी हम आगे पढ़ते थे तीसरे नंबर पर, है ना। तो मूल रूप से आप ये कह सकते हो कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यह भी आपका एक बढ़िया सा प्रश्न बनेगा। और रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, अगले वीडियो में हम क्रमशः इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रूढ़ शब्द आपको लिखकर दिखाएंगे, यौगिक शब्द लिख करके दिखाएंगे और योग रूढ़ लिख करके दिखाएंगे। तीनों में अंतर क्या है ये दिखाएंगे एक एक वीडियो में। तो आपको शब्दों का जो बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द हैं, इनके विषय में आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। दूसरा वर्गीकरण क्या है, प्रयोग के आधार पर। शब्दों का जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं या कहीं प्रयोग किया जाता है तो क्या उनमें कोई परिवर्तन होता है या वो अपरिवर्तनीय होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनका जब प्रयोग किया जाता है तो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, क्रिया के आधार पर उनमें कई सारे परिवर्तन भी होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या वो परिवर्तनीय हैं, लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, है ना, अन्य किसी कारण से क्या उनमें कोई परिवर्तन होता है। तो अगर प्रयोग करने पर उनमें परिवर्तन होता है तो वो एक हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि प्रयोग किया जाता है लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो या तो परिवर्तन होगा, शब्दों का प्रयोग किया गया तो या तो परिवर्तन होगा या फिर परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एक शब्द ले लीजिए काला, तो अगर वो घोड़ा के लिए प्रयोग किया जाए तो कहा जाएगा काला घोड़ा। लेकिन अगर उसी काला शब्द को जो विशेषण है उसको गाय के लिए प्रयोग किया जाए या घोड़ी के लिए प्रयोग किया जाए तो कहा जाएगा काली गाय, काला गाय नहीं कहा गया। मतलब क्या हुआ कि विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। और कभी कभी होता है कि कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, चाहे किसी जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया, ना तो उनके लिंग बदलने पे ना तो उसमें प्रभाव पड़ता है, न कारक के कारण कोई प्रभाव पड़ता है, ना वचन के कारण उनमें प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत सरल सा है, धीरे धीरे सीता धीरे धीरे चलती है और राम धीरे धीरे चलता है। चलता है, चलती है बदल गया, राम से सीता हो गया, लिंग बदल गया। बालक धीरे धीरे चलता है, बालिका धीरे धीरे चलती है, बालक का बालिका हो गया, चलता है का चलती है हो गया, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे भी शब्द हैं जिनका जब प्रयोग किया जाता है तो उनमें परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखिए, नाम क्या है इसका, इस भेद का, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग करते हैं तो लिंग के आधार पर बदलता है या नहीं बदलता है।
प्रयोग किया गया तो वचन के आधार पर बदलता है अथवा नहीं बदला गया, वो उसका रूप नहीं बदला। तो लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण और इन कारणों से अगर कोई रूप बदल रहा है तो वो विकारी होता है, नहीं बदल रहा है तो अविकारी होता है। तो ये प्रयोग करने पे पता चलता है। इसलिए शब्दों का एक वर्गीकरण यहाँ पर है प्रयोग के आधार पर, आखिर बदलता है अथवा नहीं बदलता है, वो शब्द बदलेगा या नहीं बदलेगा। इस पर भी हम लोग विस्तार से जो आज के बाद ये पहला वीडियो बन रहा है, दूसरे वीडियो में हम लोग रचना या बनावट के आधार पर देखेंगे, तीसरे वीडियो में हम लोग प्रयोग के आधार पर जब शब्दभेद देखेंगे तो विस्तार चर्चा होगी। हो सकता है इसके एक की बजाय 2 पार्ट हो जाएं, क्योंकि 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं और 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, तो उन पर जितना समय मिलेगा चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आइए तीसरा भेद देखते हैं। तो वर्गीकरण जो शब्दों को होता है तो वो होता है कि उत्पत्ति के आधार पर, वो है उत्पत्ति के आधार पर। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। शब्दों का जो वर्गीकरण है उसमें शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या वो अपनी भाषा के शब्द हैं, क्या वो किसी दूसरी भाषा के शब्द हैं जो अपनी भाषा में प्रयोग किए गए हिंदी में। अच्छा, हिंदी की उत्पत्ति जो मूल रूप से हुई कहाँ से हुई है, संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग है। और कुछ जो है संस्कृत से शब्द जब हिंदी में आए तो उनका रूप हल्का फुल्का बदला भी, थोड़ा थोड़ा करके बदला भी। तो इन सब बातों को लेकर के एक इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसे कहा जाता है शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पर जो है अलग अलग पुस्तकों में आप देखेंगे कुछ लोगों ने केवल 4 ही भेद बताए हैं, कुछ पुस्तकों में आपको 5 भेद मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये संख्या वाला प्रश्न यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर पूछा गया तो कुछ लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे हम 5 आपको मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ जगहों पे संकर शब्द नहीं रहता है, केवल तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों की ही चर्चा की जाती है। तो इसमें ये भ्रम नहीं पालना है कि हम 4 लिखें या 5 लिखें। संभव है कि 4 विकल्प रहेगा तो 5 नहीं रहेगा, 5 विकल्प है तो 4 नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह प्रश्न आता है तब ये सही हो जाएगा आपका, अन्यथा संख्या को लेकर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम लोग जो है अगले जब क्रम इसका आएगा तो ये पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है, बनते शब्द कैसे हैं, देशज क्या है, देशज का मतलब क्या है, विदेशी शब्द क्या है, और संकर शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका हम विस्तार से अध्ययन आगे चल के करेंगे। तो आपका एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद कितने प्रकार के हैं। मैंने बताया अगर ये आएगा तो विकल्प में या तो 4 रहेगा या 5 रहेगा, क्योंकि कई जगह पुस्तकों में 4 है, कई जगह 5 है। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, यहाँ भी विकल्प बन सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्दभेद नहीं माना जाता है। तो तत्सम दे देंगे, तद्भव दे देंगे, देशज दे देंगे, उसके बाद विकारी, अविकारी, यौगिक दे देंगे। तो बढ़िया से एक प्रश्न यहाँ पर वैकल्पिक बन सकता है। आपको ये याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने शब्द होते हैं, क्या क्या उनको नाम दिया जाता है। तो याद रखना है कि तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशी होते हैं, है ना, और जिसे देशज भी कहा जाता है। देशी और देशज एक ही चीज़ है और विदेशी शब्द है। और जब ये देंगे तो विकल्प भी दे देंगे। ये इसी प्रकार का प्रश्न आपका रचना या बनावट के आधार पर बन सकता है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है, तो ये रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ होगा। फिर अगला विकल्प इनमें से कोई दे देंगे या इनमें से कोई दे देंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा, अभी मैंने बताया। और जो शब्दों के वर्गीकरण का चौथा भेद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं तो जिस अर्थ में जैसे रखा गया, वाक्य में प्रयोग किया गया, तो क्या वो एक ही अर्थ देता है। एक ही प्रश्न उठता है कि जिस अर्थ में प्रयोग किया गया क्या उतना ही अर्थ देता है, अथवा वो अर्थ वहाँ दे रहा है पर वहाँ पर कई अर्थ निकल रहे हैं, जिसके कारण श्लेष अलंकार बनता है। ठीक है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आ गए तो वो एक अर्थी है अथवा अनेकार्थी है, या फिर वो पर्यायवाची है, माने उसी के जैसे बहुत से और शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो भी वाक्य में कोई अंतर नहीं आता है।
जब वाक्य में प्रयोग किया गया तो किसी शब्द को रखा गया, मान लीजिए पवन रखा गया, तो पवन के बजाय वाक्य में अगर हवा लिख देते हैं तो क्या कोई अंतर आएगा? समीर लिख देते हैं तो क्या कोई अंतर आएगा? अनिल लिख देते हैं तो क्या कोई अंतर आएगा? तो ऐसे शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं कि अर्थ शब्दों के समान जो और भी शब्द हैं, जैसे पवन के पर्यायवाची हैं, पानी के पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, तो उन शब्दों को बदल कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो भी अंतर नहीं आएगा। क्या ऐसा है? तो यह जो होता है कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो आपके ये एक वर्गीकरण बन जाता है कि अर्थ के आधार पर भी शब्द हैं कि जिनका किस तरह प्रयोग होता है, क्या एक ही अर्थ में होगा या अनेक अर्थ में होगा, या पर्यायवाची रखे जाए तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भेद बनता है। और इसी का एक और भेद बनता है, वो है विलोम, कि शब्द का अर्थ अगर उल्टा किया जाए तो वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम आप इस चीज़ को देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो एकार्थी, अनेकार्थी और विलोम, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रमशः आपको इसके वीडियो प्राप्त होंगे। आज जो शब्द परिचय है उसका भाग 1 का पर हमने चर्चा की आपके सामने और सारांश रूप में बताया। यहाँ आपको करीब 6-7-8 प्रश्न आपके बन जाएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर से मैं दोहरा दूं, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, ये आपका एक प्रश्न हुआ। फिर 4 प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न हो गया। फिर आपसे पूछ सकते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। फिर इसी प्रश्न 2 और बन जाएंगे, क्या कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है। तो नहीं है तो मतलब होगा इन 3 विकल्प में दिए जाएंगे, एक कोई विकारी, अविकारी या तत्सम, तद्भव, एकार्थी, अनेकार्थी, इनमें से कोई दे देंगे। तो एक दूसरा प्रश्न आपका ये बन जाएगा। तीसरा ये बन जाएगा कि रचना या बनावट के आधार पे शब्द का कौन सा भेद है, कौन सा भेद है, मतलब तीनों में से कोई एक होगा और 3 जो होंगे विकल्प वो इनमें से यहाँ तक दे देंगे जो कि नहीं होगा, तो एक है, ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये आपको याद रखना है। विकारी होते हैं और अविकारी शब्दों का प्रयोग किया गया तो उनमें कोई परिवर्तन होता है या परिवर्तन नहीं होता। शब्दों का प्रयोग किया गया तो वो परिवर्तनीय रहते हैं अथवा अपरिवर्तनीय। तो परिवर्तनीय हैं तो विकारी कहलाएंगे, अपरिवर्तनीय हैं तो अविकारी कहलाएंगे। और विकारी और अविकारी जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के हैं, इन पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा रहता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें 4 अथवा 5 विकल्प दिए जाएंगे। संकर शब्द जोड़ दिया जाए तो 5 प्रकार के शब्द हो जाते हैं और अगर संकर शब्द को हटा दिया जाए तो 4 प्रकार के रहते हैं। संख्यात्मक प्रश्न पूछेंगे अथवा विकल्प दे करके कि अधोलिखित में से उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है, तो 3 होंगे, चौथा इसमें से यहाँ से दे देंगे। अथवा अधोलिखित में से उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का भेद माना जाता है, तो इनमें से कोई एक होगा, 3 अन्यों में से दे देंगे। तो ये आपके प्रश्न बन जाएंगे। हर जगह से आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं, तो 3 प्रश्न यहाँ बनेंगे, 3 प्रश्न यहाँ बनेंगे, 3 प्रश्न यहाँ बनेंगे, 3 प्रश्न यहाँ बनेंगे। 3 चौक 12 प्रश्न आपके ये बन गए और 13वां प्रश्न आपका बन जाएगा शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। तो अभी शब्द परिचय के क्रम में हमने पूरे शब्दों का जो सारांश है, वर्गीकरण है, वो बताया। सारे आपको नाम लिखाए हैं, आप सब अपने नोट्स पर इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा ताकि तैयारी करने में आपको आसानी हो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर आपको बताएंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइए। यहाँ आपको सारी वीडियो मिलेंगी निःशुल्क, केवल आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है। हमारा प्रयास है कि जो बच्चे भी किन्हीं कारणवश तैयारी तो कर रहे हैं पर वह शुल्क देने में असमर्थ हैं किन्हीं परिस्थितियों तो उनको जितने मेरे पास जानकारी है, मुझे जो जानकारी है, मैं जितना बता सकता हूँ वो बताने का प्रयास करूँ। केवल आप सभी से आग्रह है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, लोग इसे पढ़ें और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।